दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वर्ण। हिंदी ग्रामर में पढ़ेंगे वर्ण। इसमें आता है स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्वर वर्ण। वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, अर्थात जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं और इसमें किसी भी प्रकार के एडिशनल वर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो स्वर वर्ण होते हैं और परंपरागत रूप से स्वर वर्णों की संख्या 13 होती है और उच्चारण के आधार पर अगर देखें तो स्वर वर्ण 11 मानी गई है। 13 वर्ण में अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, अंग, आहा होता है और उच्चारण के आधार पे 11 होते हैं, जिसमें आ, ई, उ, ए, ओ, औ और री होता है। इसमें री इसमें दोनों में होता है। अंग, आहा, ये 13 वाले में अंग, आहा को एक्स्ट्रा जोड़ा जाता है। अब आगे हम पढ़ेंगे स्वर वर्णों के प्रकार। स्वर वर्णों के प्रकार में पहला आता है मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर, उसमें कितना समय लगता है उसके आधार पे। और दूसरा होता है जीभ के प्रयोग के आधार पे। और तीसरा मुख द्वार के खुलने के आधार पर कि मुंह कैसे खुलता है, कुछ भी वर्ण बोलने से कैसे मुंह खुलता है उसके आधार पर। फिर होठों की स्थिति के आधार पर कि वो गोल बनता है या थोड़ा सा खुलता है या ज़्यादा खुलता है उसके आधार पे। फिर अगला है नाक व मुंह से वायु के निकलने के आधार पर कि कौन सा वर्ण बोलने से नाक से हवा निकलता है या मुंह से हवा निकलता है उसके आधार पर। और अगला है घोषत्व के आधार पर। अब आगे है, पहला है मात्रा उच्चारण काल के आधार पर। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है हर्ष स्वर या मूल स्वर। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम से कम एक मात्रा का समय लगता है, जैसे कि अ, ई, उ, री, ये सब एक मात्रा वाले हैं। ये 4 प्रकार के हैं। और यहाँ दूसरा है दीर्घ स्वर। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हर्ष स्वर से 2 गुना समय, मतलब 2 मात्रा का समय लगता हो, ऐसे स्वर को दीर्घ स्वर कहते हैं। और ये 7 हैं। इसमें बड़े आ है, बड़ा ई है, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, ये 7 ठो वर्ण हैं जो दीर्घ स्वर में आते हैं। तीसरा है प्लुत स्वर अथवा त्रिमात्रिक स्वर, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक अथवा 3 मात्राओं का समय लगता है, जैसे कि राम बोलने से दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है और ओम बोलने से भी ज़्यादा समय लगता है, इसलिए ये प्लुत स्वर अथवा त्रिमात्रिक स्वर में आते हैं। ये सामान्यतः हिंदी में प्लुत स्वर प्रयोग नहीं होता है। इसका अधिकतर प्रयोग जो है वैदिक भाषा में हुआ है, इसलिए इसमें हिंदी में ज़्यादा उसको नहीं पढ़ते हैं। अगला है जीभ के प्रयोग के आधार पर। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अग्र स्वर, जिनके उच्चारण में जीभ के अग्र भाग, मतलब आगे के भाग का जो प्रयोग होता है तब उसे अग्र स्वर कहते हैं। और ये 4 हैं, ई, बड़ई, ए। दूसरा है मध्य स्वर, जिनके उच्चारण में जीभ के बीच का भाग जो प्रयोग होता है उसे मध्य स्वर कहते हैं और इसकी संख्या 1 है, सिर्फ अ। और तीसरा है पश्च स्वर, जिनके उच्चारण में जीभ के पीछे का भाग, पश्च भाग का प्रयोग होता है, उसे पश्च स्वर कहते हैं। और पश्च स्वर की संख्या 5 है। ये बड़े आ, उ, बड़ा ऊ, ओ और औ, ये 5 हैं पश्च स्वर। तीसरा है मुख द्वार खुलने के आधार पर। ये 4 प्रकार के हैं। पहला है विवृत स्वर। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता हो, पूरी तरह से खुल जाता है,
वो होता है विवृत स्वर और इसकी संख्या है 3। बड़े आ, ए, औ। अब दूसरा आता है अर्ध विवृत स्वर। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख आधा खुलता हो। इनकी संख्या है 3। अ, ए, ओ। अ, ए, ओ। तीसरा है संवृत स्वर। संवृत स्वर में ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद ही रहता है, ऐसे स्वर संवृत स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या है 2, बड़ई और बड़ाऊ। चौथा है अर्ध संवृत स्वर। अर्ध संवृत स्वर में क्या होता है? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है उनको अर्ध संवृत स्वर कहते हैं। संवृत स्वर में मुख द्वार पूरा बंद रहता है, मुख पूरा बंद रहता है, और अर्ध संवृत मतलब कि आधा बंद रहता है। इनकी संख्या 2 है। एक है ई, दूसरा है उ। चौथा है होठों के स्थिति के आधार पर। इनकी संख्या 2 है। पहला है आवृतमुखी स्वर, जिनके उच्चारण में होठ का आकार वृत्तमुखी या वृत्ताकार न हो। आवृत्त मतलब कि जो वृत्ताकार न हो। तो इनकी संख्या है 6 और ये है अ, बड़े आ, ई, बड़ई, ए, ऐ। दूसरा है वृत्तमुखी स्वर। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में होठ का आकार वृत्तमुखी या वृत्ताकार हो जाए, मतलब गोल हो जाए, होठ का आकार गोल हो जाए। इनकी संख्या 5 है। उ, बड़ऊ, ओ, औ, आ। ये उ, बड़ऊ ये सब बोलने से होठ जो है गोल आकार का बन जाता है, इसलिए ये वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। पांचवा है नाक व मुंह से वायु के निकलने के आधार पर। ये 2 प्रकार के हैं। पहला है मौखिक स्वर, इसको निर्नुनासिक स्वर भी कहते हैं, और दूसरा है अनुनासिक स्वर। पहला है मौखिक स्वर मतलब निर्नुनासिक स्वर, जिनके उच्चारण में वायु केवल मुंह से निकलती हो, मतलब नाक से ना निकले, मुंह से निकले। तो ऐसे स्वरों की संख्या 3 है। अ, बड़े आ, ई। और दूसरा है अनुनासिक स्वर। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में वायु मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती हो, मतलब इसमें मुंह से तो हवा निकलेगा ही, साथ में नाक से भी निकलता है, जैसे कि अंग, आंग, ई आदि। अनुनासिक स्वर निर्नुनासिक स्वरों के स्थान पर आकर शब्दों का अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। जैसे कि ये सांस जो है, ये मतलब कि ये जो है इसमें कुछ भी मात्रा नहीं लगा है, तो ये निर्नुनासिक स्वर है। और ये जो है ये चंद्र बिंदु लग गया है, इसलिए ये अनुनासिक है। चंद्र बिंदु को अनुनासिक स्वर भी कहते हैं। अब छठवां आता है घोषत्व के आधार पे। घोषत्व का अर्थ है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन। स्वर तंत्रियों में जब कंपन होता है तो सघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। सभी स्वर सघोष ध्वनियाँ होती हैं। सभी स्वर जो होते हैं वो सघोष ध्वनियाँ होती हैं। अब स्वर वर्ण इतने में कंप्लीट होता है। आगे पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, मतलब ये स्वर वर्ण जो है वो स्वतंत्र रूप से हम उन्हें नहीं बोल सकते। इनको बोलने के लिए हमें स्वर वर्णों की ज़रूरत होती है। बिना स्वर वर्ण के व्यंजन वर्ण नहीं बोले जा सकते। जैसे कि अ स्वर वर्ण है, इसके बिना व्यंजन वर्ण का उच्चारण संभव ही नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यंजन वर्ण में अ स्वर सम्मिलित होता है। व्यंजन वर्ण के उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में बाधित जरूर होती है।
मूल व्यंजन वर्ण जो हैं इनकी संख्या तो 33 मानी जाती है, लेकिन द्विगुण व्यंजन ड और ढ को जोड़ देते हैं तो इनकी संख्या 35 हो जाती है। मतलब टोटल 35 व्यंजन वर्ण होते हैं। व्यंजन वर्ण है ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इतना को हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। क वर्ग में क ख ग से ये ड ण तक, और च से च वर्ग में च छ ज झ ञ, और ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण, त वर्ग में त थ द ध न, प वर्ग में प फ ब भ म। इतना जो 25 ठो वर्ण है ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। आगे है अंतस्थ व्यंजन। ये 4 प्रकार के होते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। य र ल व इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और आगे उष्म व्यंजन, ये भी 4 होते हैं। श, स, ह, ये भी 4 उष्म व्यंजन कहलाते हैं। द्विगुण व्यंजन, ये इनकी संख्या 2 होती है। ड और ढ, मतलब ये जो ड है और ढ, ये द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। अरे अब यहाँ पे विशेष में देख लेते हैं। ये क्ष, त्र, श्र और ज्ञ, ये जो है ये अलग अलग व्यंजन वर्णों, मतलब यहाँ पे क्ष जो है ये आधा क, मतलब बिना स्वर का क, और स को मिला देने से क्ष बनता है। और यहाँ आधा त और र को मिला देने से त्र बनता है। यहाँ सलजम का स आधा और र को मिलाएंगे तो श्र बनता है, और आधा ज और न्य को मिलाने से ज्ञ बनता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु जो है फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष, जैसे कि कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, होंठ को स्पर्श करते हुए निकले तो उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है और ये 2 प्रकार से वर्गीकृत है। मतलब स्पर्श व्यंजन को 2 प्रकार से हम वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है घोषत्व के आधार पर, दूसरा है प्राणतत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। और घोषत्व का अर्थ होता है कि स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है अघोष और दूसरा है सघोष। ये सघोष को हम घोष भी बोल सकते हैं। पहला है अघोष, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो तो उसे अघोष कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण तथा ऊष्म वर्ण का ये स, स और स अघोष वर्ण है। अघोष व्यंजनों की संख्या 13 है। क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, स, स, ये टोटल 13 है अघोष व्यंजन। यहाँ दूसरा है सघोष, इसको घोष भी बोलते हैं। सघोष या घोष, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न हो उसे सघोष व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां व्यंजन तथा सभी स्वर एवं अंतस्थ व्यंजन सघोष या घोष व्यंजन है। यहाँ अघोष में पहले और दूसरे वर्ण को लिया गया है प्रत्येक वर्ग का, और सघोष में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां जो बचा हुआ है वो व्यंजन, और सभी स्वर और अंतस्थ व्यंजन सघोष वर्ण होते हैं। सघोष या घोष व्यंजनों की संख्या जो है 29 है। ये 29 वर्ण जो है ग, घ, ण,
ज, झ, ञ, ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म, अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, य, र, ल, व। ये जो य, र, ल, व है वो अंतस्थ व्यंजन है, और ये अ से औ तक ये स्वर, सभी स्वर व्यंजन स्वर वर्ण हैं। और ये सब तीसरे सभी वर्ग के, प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण हैं, ये ग से म तक। दूसरा है प्राण तत्व के आधार पर व्यंजनों की संख्या, वर्गीकरण। प्राण का तात्पर्य है कि उच्चारण के समय मुंह से निकलने वाली वायु की मात्रा से है, मतलब मुंह से कितनी मात्रा में हवा निकल रही है, वायु निकल रही है, उससे। प्राण तत्व के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के हैं। पहला है अल्प प्राण व्यंजन वर्ण, दूसरा है महाप्राण व्यंजन वर्ण। पहला है अल्प प्राण व्यंजन वर्ण। वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में मुंह से कम मात्रा में वायु निकलती हो, वो अल्प प्राण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, मतलब बीच बीच का छोड़ के, दूसरा को और चौथा को छोड़ के पहला, तीसरा और पांचवा तथा अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व अल्प प्राण है। इनकी कुल संख्या 19 है। और दूसरा आता है महाप्राण व्यंजन वर्ण, जिनके उच्चारण में मुंह से अधिक हवा निकले तथा जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हकार की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई दे। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा सभी ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह महाप्राण व्यंजन है। इनकी संख्या 14 है। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन वर्ण। इनका उच्चारण स्वर एवं व्यंजन वर्णों के बीच होता है। इनकी संख्या 4 है। य, र, ल, व ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन वर्ण। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और होंठ के परस्पर स्पर्श से होता है, मतलब जीभ, तालु, दांत और होंठ जो है आपस में स्पर्श करते हुए इनका उच्चारण होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता है, मतलब पूरी तरह से स्पर्श नहीं होगा, हल्का हल्का सा स्पर्श होता है। ये चारों अंतस्थ व्यंजन अर्ध स्वर भी कहलाते हैं। तीसरा है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हवा मुंह में किसी स्थान विशेष पर घर्षण करके निकले और ऊष्मा अथवा गर्मी उत्पन्न करे, ऐसे वर्ण जो है ऊष्म स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के हैं। इनकी संख्या 4 है। श, स, ह। यहाँ पे देखिए, ये जो चित्र बना हुआ है इसमें ये तो कंठ है, गला है हमारा, यहाँ से जो वर्ण निकलते हैं उनको कंठस्थ व्यंजन बोलते हैं। और यहाँ ये जो यहाँ से यहाँ तक इसको तालु बोलते हैं, और इससे निकलने वाले वर्ण को तालव्य व्यंजन बोलते हैं। और तालु के ये थोड़ा आगे जो है इसे मूर्धा कहते हैं, मसूड़ा जो होता है ना उसे मूर्धा भी कहते हैं। यहाँ से निकलने वाले वर्ण को मूर्धन्य कहते हैं। और ये मुख से निकलने वाले, होंठ से निकलने वालों को ओष्ठ कहते हैं। और दांत से जो निकलते हैं, दांत के स्पर्श से, उसे दंत्य वर्ण कहते हैं। यहाँ पे ये वर्ण, व्यंजन और स्वर
वर्ण जो हैं उनका उच्चारण स्थान और उनका नाम यहाँ पे आगे पढ़ेंगे। ये अ, बड़े आ, क वर्ग और विसर्ग जो होते हैं उनका उच्चारण स्थान कंठ होता है और उसको हम कंठ्य कहते हैं। इन वर्णों को कंठ्य वर्ण कहते हैं। और दूसरा है ई, बड़ई, च वर्ग और य, स, ये जो होते हैं इनका उच्चारण स्थान होता है तालु और ऐसे वर्णों को हम तालव्य वर्ण कहते हैं। तीसरा है री, ट वर्ग और र, स, इनका उच्चारण स्थान है मूर्धा और इसको हम मूर्धन्य के नाम से जानते हैं। और चौथा है त वर्ग और ल, स, री, ये जो होते हैं इनका उच्चारण स्थान होता है दांत, दंत और इन्हें हम कहते हैं दंत्य, दंत्य वर्ण कहते हैं। और पांचवा है उ, बड़ा उ और प वर्ग, इनका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ, होठ और इन्हें हम ओष्ठ कहते हैं। छठवां है ए, ये जो है अ और ई के मिलने से बनते हैं तो इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ और तालु, क्योंकि अ जो है वो कंठ से और ई जो है वो तालु से निकलता है तो कंठ और तालु को मिलाकर हम इसे कहते हैं कंठ तालव्य। सातवां है ओ, औ, ये जो है अ और उ से मिलकर बनते हैं इसलिए इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ और ओष्ठ, तो इसे मिलाकर हम इसे कंठोष्ठ्य कहते हैं। आठवां है व जो है उ और अ के मिलने से बनता है जिनका उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ होता है तो इसे हम दंतोष्ठ्य कहते हैं। नौवां है ह, इनका उच्चारण स्थान है स्वर यंत्र तो इसे अली जिह्वा कहते हैं। अंग, ये जो है इसका उच्चारण स्थान नासिका होता है जिसे हम नासिक्य कहते हैं। अयोगवाह, ये दो होते हैं, इन्हें अंग, आह, ये दोनों जो है अयोगवाह कहलाते हैं। अंग जो है उन्हें अनुस्वार कहते हैं, ये जो ऊपर में बिंदु लगता है उसे अनुस्वार कहते हैं। अह को विसर्ग कहते हैं, ये दो बिंदु ऊपर नीचे रहता है इसे विसर्ग कहते हैं। इनका प्रयोग जो है व्यंजन वर्णों के साथ नहीं होता, केवल स्वरों के साथ प्रयुक्त होते हैं। इन्हें कभी भी व्यंजन वर्णों के साथ ऐसी यूज नहीं किया जा सकता है, इन्हें स्वरों के साथ ही प्रयुक्त किया जा सकता है। संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर क्या होते हैं? ये चार होते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि क्ष जो है वो आधा क और स के मिलने से बनता है और त्र जो है वो आधा त और र के मिलने से बनता है। ज्ञ है वो आधा ज और न्य के मिलने से बनता है और स्र जो है वो आधा स, शलजम का आधा स और र से मिलने से बनता है। ये है अनुनासिक। आगे पढ़ेंगे अनुनासिक। ये ऊपर में जो चंद्र बिंदु लगता है, चंद्र बिंदु, इसे अनुनासिक कहते हैं। अनुस्वार का तत्भव जो होता है अनुनासिक होता है, मतलब अनुस्वार जो खाली एक बिंदी लगता है ये तत्सम होता है और जो ऊपर में चंद्र बिंदु लगता है वो तद्भव होता है, इसे अनुनासिक कहते हैं और ये चंद्र बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। ये तत्सम रूप होता है और इसका ये तद्भव रूप होता है। तत्सम किसे कहते हैं? जो संस्कृत जो वर्ण होते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं और जो हिंदी में उसके परिवर्तित रूप को तद्भव कहते हैं। तो इस प्रकार से हम आज ये वर्ण को कंप्लीट करते हैं और यहाँ पे ये समाप्त होता है।